हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। समटाइम्स एक सिंपल सा दिन लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है। सच बताऊं तो लाइफ इतनी फास्ट हो गई है ना कि कभी कभी ना 2 मिनट रुक के सांस लेना भी एक लग्जरी सी लगती है। आज सुबह जब मैंने विंडो से बाहर देखा तो ये चेरी ब्लॉसम्स फुल ब्लूम में थे और आज मुझे ऐसा लगा कि मे बी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की तो जरूरत ही नहीं होती है। लिटिल थिंग्स मेक्स बिग डेज और शायद आज का दिन भी वैसा ही होने वाला है। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं दूध के लिए एक पाउडर तैयार कर रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। मैं इसको हमेशा बनाती हूँ और इस पाउडर के लिए मैं लेती हूँ बादाम, सफ़ेद तिल, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। इसके साथ साथ मैंने लिया है पिस्ता और इसके साथ अगर आप केसर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा। मैं हर डिश में और किसी भी पाउडर में जब भी केसर डालती हूँ ना तो मैं उसको ग्राइंड करती हूँ। एक्चुअली पानी में भी उसको सोक करने के बाद उसका पूरा कलर नहीं आ पाता और वो नेक्स्ट डे तक जब आप फ्रिज में डिश को रख देते हैं उसके बाद नेक्स्ट डे निकल के आता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कभी भी केसर को ग्राइंड कर लेंगे ना या उसको कूट के किसी भी डिश में डाल देंगे तो उसका प्रॉपर कलर उसी समय आ जाता है। और ये मेरा पाउडर हो गया है तैयार। आप भी नेक्स्ट टाइम कोई भी डिश अगर केसर के साथ तैयार करते हैं ना तो उसको कूट के डालिएगा, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि इसका कलर बहुत ही आसानी से आ जाता है। ये मेरा थोड़ा सा ही पाउडर बच गया था और बाकी का मैंने इसको दोबारा से बना लिया है। हमेशा रेडी रहता है क्योंकि ये हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपको इससे ठंडाई भी बनानी है ना तो आप इसको ठंडे दूध में डाल के आप इसको बना सकते हैं और आप चीनी डालनी है या जो कुछ भी मीठे के लिए डालना है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसके साथ मैं इस पाउडर से दूध तैयार कर लेती हूँ। दूध तैयार करने का मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको मालूम ही होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और ये डाला है मैंने कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क के साथ मैं दूध भी ज़रूर ऐड करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कोकोनट मिल्क डालने से क्या होता है कि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे कि आप नॉर्मल दूध पीते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको इसमें नारियल का ज़्यादा टेस्ट आएगा, लेकिन ये दूध आपके बालों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ पीच रेजन। पीच रेजन अगर आप जहाँ भी रहते हैं अगर पीच रेजन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और मैंने ये 2 कप दूध बना रही हूँ तो 2 चम्मच भर के मैंने इसमें वो पाउडर डाल दिया जो आपके सामने मैंने अभी बनाया था। थोड़ा सा दूध कम था तो मैंने इसमें दूध उतना डाल दिया है जितना कि 2 कप के लिए सफिशिएंट हो। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें केसर का कलर जो है अपने आप आता चला जा रहा है और ये बहुत ही जल्दी आ जाता है। इसीलिए जब कभी भी आप नेक्स्ट टाइम कोई भी डिश बनाएं उसमें हमेशा केसर को पीस के डालिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि केसर सामने वो धागे नज़र आए तो ही पता चले केसर है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको उसका बहुत ही अच्छा कलर अपनी डिश में देखने को मिलेगा। और ये दूध भी बन के हो गया है तैयार। हेल्थ इज़ वेल्थ और ये लाइन हम सब जानते हैं, पर फॉलो तब करते हैं जब थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड चाय और दूध हमेशा बिना चीनी के ही लेते हैं। और ये बर्फ़ी जो है ना आप देख रहे हैं मैंने खुद ही बनाई है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये बाहर अब थोड़ा सा गार्डनिंग का भी टाइम था। जो सैपलिंग्स हम लोगों ने उगाए थे वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। आज इनको प्लांट करने का भी टाइम आ गया है, क्योंकि एक लेवल तक ही आप इनको इतने छोटे छोटे पॉट्स में रख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। और ये टमाटर लगाने के लिए मैं एक पॉट लेके आई थी। ये पॉट बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर टमाटर बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और ये जो आपको वहाँ से होल दिख रहा है वो पानी डालने के लिए है। और इसको ना पूरा असेंबल करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम बेल लगाने के लिए बीच में डंडियां लगा के स्टिक्स लगा के हम लोग बेल को खड़ा करते हैं ना, इसमें ऑलरेडी वो स्टिक्स दी हुई हैं। इसमें पूरा असेंबली का जितना भी सामान है ना वो इसी गमले के अंदर ही है। अभी मैं इसमें टमाटर के पौधे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो टमाटर के पौधे हैं ना वो अभी थोड़े से छोटे हैं, तो होपफुली उसको मैं नेक्स्ट वीक तक ही इसको प्लांट करूँगी। लेकिन इसकी अभी हाफ असेंबली हम लोग करके रख रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम सीधा इसके अंदर जो भी कंपोस्ट और बाकी सामान डाल के हम लोगों को इस पौधे को लगाना है वो हम इजीली लगा पाएंगे। और नेक्स्ट जब मैं लगाऊंगी तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोगों ने ये बोला है मुझे कि मैं अपनी गार्डनिंग की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं ज़रूर करूंगी। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा असेंबल कर लेते हैं। अगर आप भी जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसे प्लांट्स हैं तो ये टमाटर के लिए बहुत अच्छे हैं। या फिर आप कोई बेल वाली वेजिटेबल लगा रहे हैं जिसको आपको बेल की तरह खड़ा करना है, तो उसके लिए ये पौधे, ये पॉट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसमें ना 3 टेयर्स हैं, मतलब 3 प्लेट्स हैं, उतना लंबा आप इसको कर सकते हैं। तो अभी मैं सिंगल टेयर इसको करके रख रही हूँ
लेकिन जैसे जैसे टमाटर के पौधे बड़े होंगे ना, वैसे वैसे हम लोग एक एक प्लेट ऐड करते जाएंगे और उसको आगे ऊपर तक लेके जाते जाएंगे। तो इसलिए ये कोई भी बेल वाला प्लांट जो होगा, जो सब्जी आपने लगानी है बेल वाली, या कोई फ्रूट्स आपने लगाने हैं बेल वाले, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। तो आप इसको ला सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे सैपलिंग्स तैयार हो गए हैं, जैसे कि कॉर्जेट के, बटरनट स्क्वाश के, साथ में मेरी रेड रेडिश भी तैयार हो गई है, तो उसको हम लोग लगा रहे हैं आज। और कॉर्जेट मैं बोलूँ तो हमारी सीधी लैंग्वेज में उसको तोरी की तरह सब्जी होती है, और अगर बटरनट स्क्वाश बोलूँगी तो सीधी लैंग्वेज में वो सीताफल की तरह होता है। तो टेस्ट सबके सेम ही होते हैं, लेकिन वो यहाँ की सब्जियाँ हैं और हम लोग जो इंडिया में खाते हैं वो हम लोग सीताफल लेते हैं, और साथ में कॉर्जेट की जगह हम लोग तोरी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेस्ट बिल्कुल सेम ही होता है। अभी मैं मेहनत तो पूरी कर रही हूँ, लेट्स सी कितना ये ग्रो हो पाते हैं, अच्छे से कैसे हो पाते हैं, लेट्स सी। लेकिन जो भी इनकी जर्नी रहेगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि इस फ्लावर और वेजिटेबल बेड में बहुत तरीके की सब्जियां हैं, तो इस तरीके के टैग्स हम लोग साथ में लगा देंगे, क्योंकि कुछ इसमें से बेल होंगी, कुछ वो बेड के ऊपर ही ग्रो हो जाएंगी। तो हम लोगों को ये पता लगना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पौधा जो है वो कौन सी सब्जी का है। तो इसलिए इस तरीके के टैग्स अगर आप लगा देते हैं ना, तो आपको बाद में ईजी रहता है। अब यहाँ पे सिर्फ आज मैं रेडिश उगा रही हूँ, साथ में मैरो है, और साथ में हो सकेगा तो बीट रूट भी लगा देंगे हम आज, क्योंकि आज मौसम अच्छा है तो आज वो लग सकते हैं। और अगर इस बार नहीं लगेगा तो फिर वो नेक्स्ट सैटरडे मैं लगाऊंगी, या जब भी फ्राइडे मेरे को टाइम मिलेगा। और अभी शाम का टाइम है, मैं आ गई हूँ। मुझे अपनी क्रॉकरी यूनिट काफ़ी टाइम से ठीक करनी थी। सारी तो आज मैं नहीं करूँगी, लेकिन ये 2 सेक्शंस मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप डिवाइड करके सेक्शंस कर लेते हैं ना, तो वो बहुत ईजीली हो जाते हैं। और इस क्रॉकरी यूनिट के पूरे स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए ना, मैं वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज़ करने के लिए ये ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ कर रही हूँ। और ये ऑर्गेनाइज़र है आइकिया का। अगर बाई चांस आपके आसपास आइकिया नहीं है, तो ऐसे आपको अमेज़ॉन पे भी बहुत सारे वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स मिल जाते हैं। और अगर आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स लाते हैं तो आपका सामान ना डबल आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि ऊपर नीचे से प्लेट्स निकालने में भी आसानी होती है। क्योंकि अगर मैं प्लेट्स के ऊपर और ये कटोरियाँ रख दूंगी तो हमें निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इस तरीके से मैंने अपना टी सेट को ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये सिर्फ देखने में नीट नहीं लगते हैं, एक्चुअली एक प्रैक्टिकल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है कि आपको अपने वर्टिकल स्पेस को कैसे यूटिलाइज करना है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करते हैं तो आपका सामान सिर्फ ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि आपकी क्रॉकरी काफ़ी महंगी भी होती है, तो वो टूटे नहीं, वो किसी के हाथ से गिर नहीं जाए एक्सीडेंटली। तो उसके लिए भी वर्टिकल स्पेस को अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ना, तो आपको वो बहुत ही सेफ्टी देता है आपकी चीज़ों की। और वो कहते हैं ना, अ क्लटर्ड स्पेस इज़ अ क्लटर्ड माइंड। जब हमें अपना ये स्पेस ऑर्गेनाइज लगता है ना, देखने में अच्छा लगता है, तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन होती है। मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग एक बार में नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, जो भी करती हूँ वो अच्छे से सब चीज़ें बाहर निकाल के, ऊपर ऊपर से नहीं करती हूँ। पहले सारा सामान बाहर निकालती हूँ और उसके बाद सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद ही सब चीज़ें अंदर रखती हूँ। और कभी कभी ना एक छोटी सी क्लीनिंग भी ना आपका मूड बहुत सेट कर देती है। और अभी डिनर का भी टाइम हो गया है, और आज मैंने डिनर बिल्कुल ही सिंपल रखा है, लेकिन वो रेसिपी मेरे को आपके साथ बहुत टाइम से शेयर करनी थी। बहुत ही सिंपल है। मैं आज दाल तड़का बना रही हूँ, और मेरे पास ये रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैं इसको आपके लोगों के साथ शेयर करूं। और इसके लिए ना मैंने मूंग की और मसूर की दाल दोनों ही मिक्स कर ली हैं। इसमें मसूर की दाल मैं हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा ही लेती हूँ, मूंग की थोड़ी कम है, मसूर की थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आप ये इक्वल पार्ट में भी ले सकते हैं। और इनको लेके मिला के आप अच्छे से धोइए जब तक कि आपका पानी ये क्लियर ना हो जाए। ये रेसिपी जितनी सिंपल है ना, उतनी ही हेल्दी भी होती है और उतनी ही टेस्टी भी होती है। इसमें आप पानी ले लीजिए, ये दाल काफ़ी बढ़ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप पानी लीजिएगा। तो इसमें मैंने पानी ले लिया है, और साथ में मैं दाल डाल रही हूँ। इसको मेरे को सिर्फ अभी बॉईल करना है, तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट और इसमें हल्दी डाल रही हूँ। सॉल्ट और हल्दी डालने के बाद मैं इसको 2 विसल दिलवा लूँगी। अभी इसमें 2 विसल आ गई हैं, और इसके प्रेशर को रिलीज़ होने तक मैं इसको देखूंगी।
और प्रेशर रिलीज हो चुका है। अब ये दाल भी अच्छे से गल जाती है, क्योंकि ये दोनों ही दाल ऐसी होती हैं जो काफ़ी जल्दी गल जाती हैं। अगर आप इसको पहले से ही भिगो के रख रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक ही विसल आने दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी गल जाएगी। और ये देखिए बहुत अच्छे से गल गई है। पानी थोड़ा कम था तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ पानी को। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको चावल के साथ खानी है या आपको पराठे या रोटी के साथ खानी है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। इसमें मैंने थोड़ा ऑलिव ऑयल लिया है और 1 चम्मच देसी घी लिया है, क्योंकि इसका फ्लेवर उसके अंदर बहुत अच्छा आता है। और साथ में मैंने 2 मीडियम प्याज ले लिए थे, उनको चॉप कर लिया है और इसको बहुत अच्छे से मैं भून लूँगी पहले प्याज़ों को। और प्याज अच्छे से भुन गए हैं और अब इसके अंदर मैंने 3 छोटे कटे हुए टमाटर डाल दिए। मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसलिए मैंने 3 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े हों तो आप 2 ही लीजिएगा। इसके अंदर मैंने डाला है कांदा लहसुन मसाला, साथ में डाला है इसके अंदर सूखा धनिया। कांदा लहसुन मसाला आपके पास नहीं हो तो आप नॉर्मल मिर्च इसमें डाल लीजिएगा। और इसको मैं ढक के बहुत अच्छे से मैंने देखिए इसको पका लिया है। मसाला जब तक अच्छे से गलता नहीं है तब तक वो आपकी सब्जी या आपके दाल में अच्छा टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि फिर वो कच्चा कच्चा मुंह के अंदर आएगा। और इसमें मैंने पलट दी है दाल, और ये दाल बहुत ही सिंपल तरीके से बनके तैयार हो गई है। लेकिन दाल तड़का इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो मेन तड़का होता है वो बाद में तैयार होता है। ये तड़का जो मैंने आपके सामने लगाया था ये एक सिंपल दाल बनाने का तरीका था, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद आपको एक छोटा सा पैन लेना है। उस पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ इसमें ऑलिव ऑयल, और साथ में मैंने डाल दिया है जीरा। जीरा जैसे ही स्प्लटर होगा तो उस समय पे आपको इसमें डालना है गार्लिक। गार्लिक मेरे पास फ्रोज़न था इसलिए मैंने उसके पीसेस करके डाल लिए हैं। अगर आपके पास ताज़ा गार्लिक हो तो आप प्लीज़ उसे ताज़ा ही डालिएगा, क्योंकि ताज़े का जो टेस्ट आता है वो फ्रोज़न का नहीं आता है। और उसको हल्का सा पकने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दिया हींग, और साथ में डाली है मैंने सूखी मिर्च। सूखी मिर्च मेरे पास देगी मिर्च थी ये, और ये देगी मिर्च का पाउडर भी साथ में मैंने डाल दिया है। और जैसे ही आप पाउडर डालेंगे ना आप गैस बंद कर दीजिएगा और इसको पलट दीजिएगा, क्योंकि देगी मिर्च बहुत जल्दी जल जाती है। और ये मेरा तड़का हो गया है तैयार, और आप देख पा रहे हैं कि ये कितनी अच्छी दाल बनी है और इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा होता है। इसके बाद लास्ट में आप इसमें डालेंगे गरम मसाला। मेरे पास घर का बना हुआ गरम मसाला है, आपके पास अगर मार्केट का हो तो आप मार्केट का भी डाल सकते हैं। और ये मेरी दाल बनके तैयार हो गई है। और इधर मैं बना लेती हूँ चावल। जब भी मैं दाल तड़का बनाती हूँ तो उसके साथ मैं उबले हुए चावल ही बनाती हूँ, और उबले हुए चावल यानी कि इसकी स्टार्च निकालने वाले चावल। तो उसके साथ मैंने अभी 1.5 ग्लास चावल बनाया, लेकिन इस 1.5 ग्लास के लिए मैंने 5 ग्लास पानी डाल दिया है, क्योंकि इसका जो पानी होगा ना एक्सेस वाटर वो मैं निकाल दूंगी। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। जब कभी भी आप उबलते चावलों में नींबू का रस डालते हैं तो वो आपस में कभी जुड़ते नहीं हैं, वो बिल्कुल खिले खिले चावल बनते हैं। यही रीज़न होता है कि कभी भी आप कुछ खट्टा जब इसमें मिला देते हैं ना चावलों के बीच में तो वो आपस में जुड़ते नहीं हैं। और लेमन जूस इज़ द बेस्ट। और यहाँ पे ये बन के तैयार हो गए हैं और इसको मैं सर्व कर रही हूँ। दाल बहुत टेस्टी होती है, ये एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इवन आप इसके साथ कोई सूखी सब्जी बनाना चाहें आप वो भी बना सकते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ ऊपर से देसी घी, और इसको मैं सर्व कर रही हूँ आम के अचार और सैलेड के साथ। और ये सिंपल सी चीज़ें ना मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। अगर आप भी ऐसी सिंपल मोमेंट्स को एंजॉय करते हो तो ट्रस्ट मी आप ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल लाइफ जी रहे हो। इस व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखना और थोड़ा स्लो डाउन करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।